ग्राफ हम लोगों ने देख लिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लिया था। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो चलिए भाई, अब देखो इसमें ग्राफ में कुछ क्वेश्चन सब कैसे पूछे जाएंगे वो सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ग्राफ आपने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एच सी बाई ई लैम्डा माइनस फाइव बाई ई। ओके, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात की जाए तो एच एफ बाई ई माइनस फाइव बाई ई। ओके, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ग्राफ जो आपने देखा था एक्सपेरिमेंट वाला जो था उसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से था कि ये आपका सैचुरेशन करंट हो गया, आई एस आई वर्सेस वी का ग्राफ में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। ओके, ये कौन सा पोटेंशियल था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो यहां पे इसमें कुछ मैं चेंजिंग कर रहा हूं। सबसे पहले बात ये आप ध्यान रखिए कि लाइट की इंटेंसिटी को अगर मैं चेंज करूं, लाइट की इंटेंसिटी को अगर मैं चेंज करूं तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज आएगा? वेवलेंथ को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, लाइट की इंटेंसिटी को मैं चेंज कर रहा हूं, तो कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता है वीएस जो होता है वो कितना होता है? एच सी बाय ई लैम्डा माइनस फाइव बाई ई, या फिर एच एफ बाई ई माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑन चेंजिंग द intensity of light, ठीक है, Vs will not change, Vs will not change। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बेटा कोई चेंज आएगा कि नहीं, खुद सोचो ना, बताओ इसमें इंटेंसिटी का टर्म है क्या? नहीं है। ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा बताइए, सैचुरेशन करंट पे क्या कोई चेंजिंग आएगा? सैचुरेशन करंट आई एस, सैचुरेशन करंट पे कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? देखे भाई कौन कौन मुझे इसका आंसर बताता है। कुणाल बोल रहा है नो सर, श्रेयस भी बोल रहा है नो। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। तो देखो बेटा आएगा चेंज, खुद सोचिए। ये जो आईएस है सैचुरेशन करंट, ये करंट कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे उससे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? कितने फोटॉन्स हिट कर रहा है। ध्यान से सुना मेरी बात को। ये आईएस जो है सैचुरेशन करंट, करंट का मतलब क्या हुआ? करंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग करंट भी चेंज होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, कि कितने फोटॉन्स हिट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक जो करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे? इंटेंसिटी पे, है ना। जितना ज्यादा इंटेंसिटी, इसका मतलब उतने ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है कि नहीं? तो यहां पे ये बताओ कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द प्लेट, एमीटर जो प्लेट है उसको, उस पे जो स्ट्राइक कर रहा है वो भी इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। और जितने ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे बेटा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, बता, ये सिंपल सी बात है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकला इसका मतलब उतना ज्यादा करेंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को क्लियर हुआ सबको कि ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वीएस विल नॉट चेंज बट आईएस विल चेंज, आईएस विल चेंज। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखोगे। और नेक्स्ट पॉइंट बता, सैचुरेशन करंट जो होगा, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट आईएस, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट के।
बोल, होगा कि नहीं? सैचुरेशन करंट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम करंट। तो बताओ, और ये जो है किस पे डिपेंड करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द प्लेट। ओके, तो याद रखिए, सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब आई एस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। ओके, तो बताओ आई एस वर्सेस आई का कैसा ग्राफ होगा? आई एस वर्सेस आई का, आई एस का मतलब सैचुरेशन करंट और आई का मतलब इंटेंसिटी। तो बताओ बेटा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? बिल्कुल, बोल भाई, ये बिल्कुल क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये पॉइंट से बेटा आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिए कि आप इंटेंसिटी को चेंज करोगे तो उससे जो है आपका ये चेंजिंग नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, बट सैचुरेशन करंट वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों ग्राफ और ये पॉइंट को। हो गया? हो गया सबका? रब कर दूं? चलिए, अब ये बताओ बेटा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करूं या वेवलेंथ चेंज करूं, तो किस पे फर्क पड़ेगा? वीएस पे या आईएस पे? बोल बोल, समझ सकता है तू? कुणाल बोल रहा है दोनों पे, शिवेश बोल रहा है वीएस पे। तो सिर्फ और सिर्फ वीएस पे डिपेंड करे, वीएस चेंज होगा। इंटेंसिटी देखो, आईएस को मतलब है बेटा इंटेंसिटी से, आईएस को मतलब है किससे? इंटेंसिटी से। ओके, तो यहां पे बस ये ध्यान रखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आपको लिखना है वो है कि ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, vs will change, vs will change, but is will not change, will remain same। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। कैसे बेटा? इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे वो उसके लिए है आपका, क्या बोलते हैं,
नॉर्मल वेव के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नहीं। अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। देखो याद करो बेटा, वेव में जब आपने पढ़ा होगा साउंड वेव, उसकी इंटेंसिटी जो है उसमें क्या आया था, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, याद करो। तो वहां पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहां पे नहीं करेगा। यहां पे बताइए, आपने जो देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी, याद करो भाई कितना आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये आया था। याद आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ओके, तो इसको बेटा फ्रीक्वेंसी से नहीं मतलब है, इसे किससे मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड से। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी वीएस विल चेंज बट आईएस विल रिमेन सेम। ठीक है, आईएस पे कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है यहाँ पे अगर मैं सेम रख रहा हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो भी सेम रहेगा। तो इसलिए आईएस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो बताओ भाई, इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट। तो बता, अगर मैं आपको ग्राफ दूं, दो तीन ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं। एक ये ग्राफ है, दूसरा ये ग्राफ है, तीसरा ये ग्राफ है। ठीक है, पहले केस में इंटेंसिटी I1 है, फ्रीक्वेंसी F1 है। दूसरे केस में इंटेंसिटी I2 है, फ्रीक्वेंसी F2। और तीसरे केस में I3 और F3। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, I वर्सेस V का। तो बता बेटा, यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ क्या होगा इस केस में, क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है इंटेंसिटी में, तो I1 सबसे छोटा बेटा, उसके बाद I2 और सबसे बड़ा I3। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। ठीक है, तीनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ग्राफ सब दे देंगे, तो बस ये ध्यान रखिए जितना ऊपर हुआ इसका मतलब उसका इंटेंसिटी उतना हाई है। और यहाँ पर देखना है, तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, लाइट का सेम होगा। ओके जी, समझे भाई? क्लियर हुआ पॉइंट ये? वे आर यू प्रांजल, प्रांजल मनी, कहाँ हो तुम? श्रेया पूछ रही है कि सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे आईएस पे क्यों नहीं चेंज आएगा। बेटा, आईएस का मतलब सैचुरेशन करंट, और वो इस करंट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब ये होता है, पता होगा। अब बताओ, डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, एन इंटू ई बाय डेल्टा टी। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं। ओके, और बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहा है ना। और नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली इंटेंसिटी पे, है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। तो इसलिए जैसे ही आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो एनपीएच बढ़ेगा, एनपीएच अगर बढ़ा तो एन भी बढ़ेगा, और एन अगर बढ़ा तो करंट भी बढ़ जाएगा। बोलिए, ठीक है। अब बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं लेकिन मान लो कि मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहा हूं। मान लो कि इंटेंसिटी लाइट की 100 वाट है,
100 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके प्रोपोर्शनल में फोटोन्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। अब बताओ 100 वाट में रहने दूं और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं 50 से 100, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं 50 से चेंज करके 100 कर दूं, तो उससे बेटा किस चीज पे फर्क पड़ेगा? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद सोचिए, बोल भाई खुशी, चेंज होगा? कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन बेटा करंट को उससे क्या मतलब है? करंट का मतलब तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि आईएस कब चेंज होगा? जब आप इंटेंसिटी को चेंज करो। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ। अगर मैं ग्राफ ये ड्रॉ कर रहा हूं, आई वर्सेस वी का बेटा ग्राफ अब ये है। अब बताइए, अगर ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, बताओ भाई इस केस में क्या कनेक्शन आएगा? इस केस में इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होगा? आईएस देखिए सबके लिए सेम है। आईएस अगर सेम है तो इंटेंसिटी बेटा सेम होगा। मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, तीनों की इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। ओके, और बताइए फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो किस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे बताओ फ्रीक्वेंसी बेटा जितना ज्यादा, बताइए फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया था? बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आया था दैट इज इक्वल टू HF/E माइनस 5/E। ठीक है, तो अगर मैं तीन अलग अलग लाइट यूज कर रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर ज्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या है उसके लिए? फ्रीक्वेंसी भी उसके लिए ज्यादा है। खुद सोचो ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकल रहा होगा, है ना? और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से निकल रहा है तो ज्यादा मुझे पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। बोलो, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मुझे अप्लाई करना पड़ेगा उससे रोकने के लिए। तो खुद बता दे बेटा किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा? F3 वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद F2 और सबसे छोटा F1। ठीक है, तो F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। ओके, तो ये पॉइंट को ध्यान रखोगे। लास्ट पॉइंट यही बताया मैंने ना कि फ्रीक्वेंसी बेटा जितना ज्यादा उसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा कि नहीं? देख तो रिलेशन सामने में है ना? तो देख सकते हो कि थर्ड वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सबसे पीछे है, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उस केस में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जितना पीछे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। ओके, सिंपल सा ये पॉइंट आपको अपने जहन में डाल लेना है। ओके, चलिए भाई। तो चल भाई इस केस में बता क्या होगा रिलेशन? आई वर्सेस वी का ग्राफ है।
बताओ जरा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। बोलिए जरा, क्वेश्चन है ये। फाइंड द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फॉर द गिवन ग्राफ्स। एकदम सही बोले हो सब लोग, सब लोगों को समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां से चेक करना है किसको, आई को। तो बता, I3, I2 इज इक्वल टू I3 इज ग्रेटर देन I1। बता, ये रिलेशन होगा इंटेंसिटी में, कैपिटल से डिनोट करते हैं। I3 इज इक्वल टू I2 इज ग्रेटर देन I1। ओके, ये आ गया बेटा इंटेंसिटी में कनेक्शन। दोनों का सेम सैचुरेशन करंट है, मतलब दोनों के लिए इंटेंसिटी सेम होगी, और फर्स्ट वाले के लिए इंटेंसिटी सबसे कम होगी। और बताओ फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आएगा। फ्रीक्वेंसी में देख सकते हो 1 और 2 के लिए सेम होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके लिए होगा, 3 के लिए। तो F3 इज ग्रेटर देन F2 इज इक्वल टू F1। ओके, ये रिलेशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोचिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो भाई, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो काफी हाई रेट है उसका सॉल्व होने का, और बड़े स्मॉल टाइम में वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है कंसेप्ट सब जो है वो, जैसे मैकेनिक्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4-5 कंसेप्ट को मिक्सअप कर देगा। यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो आपका फिक्स है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका मेन कंसेप्ट क्या है, के मैक्स के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है ना। तो इसलिए जो है ये चीज को ध्यान रखोगे। लिख लिया सबने। चलिए भाई सीआरक्यू पे आते हैं। कम टू योर सीआरक्यू। क्वेश्चन नंबर 14, 14। देख क्या बोल रहा है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2। सब लोगों ने सीआरक्यू ओपन कर लिया है ना। लक्ष्य, तो देख क्या लिखा हुआ है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम V1 to V2 as the wavelength of the light increases from λ1 to λ2। Calculate the Planck's constant। देख प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू तुझे पता है, लेकिन वही नहीं पुट कर देना। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो वैल्यू आएगा वो पुट करना है, वो लाना है। तो बताइए, आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है भाई, अभी जस्ट देखें, Hc बाई ई लैम्डा माइनस 5/e। ओके, तो बताइए भाई, सो V1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, Hc बाई ई लैम्डा 1 माइनस 5/e। 5 तो वही रहेगा। V2 सेकेंड वाले केस में Hc बाई ई लैम्डा 2 माइनस 5/e। देख भाई, दो इक्वेशन है, 1 और 2, ठीक है। तो बताइए V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, सो V1 माइनस V2 किसके बराबर हो जाएगा, Hc बाई ई कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। ओके, अब बता V1 माइनस V2 कितना हो गया, 1.85 माइनस 0.82 इज इक्वल टू Hc। Hc की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे में भी E है, इंटू 1 बाय लैम्डा 1 कितना हो गया भाई, 1 बाय लैम्डा 1।
तो देखो ये बेटा आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 के टर्म में, तो उस केस में जो है, अरे एच सी की वैल्यू नहीं ना पुट करोगे, एच तो हमें निकालना है ना, ठीक है। तो एच इंटू सी की वैल्यू 3 × 10⁻8, ठीक है। ई की जगह पुट करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/λ1 माइनस 1/λ2। तो बताओ भाई कितना बन जाएगा, 10⁻7/3 माइनस 10⁻7/4। ओके, ये आ जाएगा। तो बता यहां से कितना बन गया, ये 5 में से 2 गया 3, 8 में से 8 गया 0, तो 1.03 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये इसको बाहर कर दो भाई। तो h इंटू 3 × 10⁻15 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये बेटा कितना बन जाएगा, 1/12। ठीक है। तो बताइए h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से h की वैल्यू, h विल बी इक्वल टू, इसको उधर कर दो, तो 1.6 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 3, और 12 भी ऊपर जाएगा, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻, देखिए 19 और 15 कितना हो जाएगा, 34, उधर जाएगा तो -34 दूसरे साइड में, है ना। तो बताइए यहां से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, बता भाई कितना आ रहा है ये, 6.4। एच की वैल्यू कितनी हो गई, 6.4 इंटू 1.03 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है भाई बता जरा। 6.592, तो ये आ जाएगा आपका एच की वैल्यू 6.592 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको। हो गया, रब कर दें। ठीक है, हो गया होगा, आई होप सबका, आशा करता हूं आप लोग सब लिख चुके होंगे, है कि नहीं। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन पे आओ भाई।
क्वेश्चन नंबर 15। सी बेटा 15 में क्या बोला है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। A graph regarding photoelectric effect is shown between the maximum kinetic energy of electron and frequency of incident light. On the basis of data as shown in the graph, calculate A threshold frequency, work function और Planck's constant। तो क्या हो गया इसमें बताओ। आपको पता है K max जो होता है वो किसके बराबर होता है, K max is equal to HF माइनस फाइव। ठीक है, तो बताओ K max का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ दिया हुआ है, K max का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, बताइए भाई, यहाँ पे वैल्यू है आपका 10, यहाँ पे 30, यहाँ पे ये है 8। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 10⁻14 के टर्म में, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देख भाई, सब लोग बता सकते हैं, सबका आंसर भी आने लगा, बिल्कुल सही सानिद। बता यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब एफ टी एच पे के मैक्स क्या हो जाएगा, 0। जब मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लाइट इंसिडेंट करूंगा उस केस में के मैक्स की वैल्यू 0। तो बता भाई कितना हो जाएगा, ये 10 पे कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बता कितना हो जाएगा, threshold frequency that is equal to 10 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, है कि नहीं। यही ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरा वर्क फंक्शन। बता भाई वर्क फंक्शन कैसे निकाले। वर्क फंक्शन का बेटा कहां पे ये कट किया है। ठीक है, तो देख ये कहां पे कट किया, -4 पे। तो वर्क फंक्शन क्या बोलोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपका आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये देख ले, -4 नहीं 4। भाई ये खुद माइनस है ना, -5 = -4 बोलोगे ना। और तीसरा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकाले भाई, बोल। देख स्लोप जो है वो किसके बराबर होगा, एच विल बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। वो किसके बराबर होगा, अगर ये एंगल को मैं थीटा बोलूं तो एच विल बी इक्वल टू tan थीटा, होगा ना। तो बताइए एच कितना आ गया, tan थीटा। स्लोप, स्लोप बताओ कितना हो जाएगा। ये बेटा 8 है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे में ये कितना हो गया 20 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो बताइए एच की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, एच। तो ये आपका बन जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया 3.2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻23 33 सॉरी। तो बताइए एच कितना आ जाएगा, 32/5 इंटू 10⁻⁻34। तो एच आपका आ गया 6.4 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, दिस इज योर एच।
हो गया? मिटा दिया जाए? ओके, चलिए, लो मैं मिटा देता हूं। अच्छा, एक पॉइंट थोड़ा सा, जो क्वेश्चन नंबर बेटा 13 था, 13, 13 नंबर, आइए एक बार फिर से इस पे, इसमें थोड़ा सा वर्ड्स में थोड़ा सा जो है कुछ चेंजिंग करोगे, उसके अकॉर्डिंग। ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। देखिए, फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं। उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बोला है कि ए लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अ फोटोन एंड मेक्स टू कॉलिजन बिफोर कमिंग आउट ऑफ द मेटल। ठीक है, दो कॉलिजन करता है बाहर आने से पहले। एज्यूम दैट 10% ऑफ एग्जिस्टिंग एनर्जी इज लॉस्ट टू द मेटल इन ईच कॉलिजन। ठीक है, तो 10% ऑफ एग्जिस्टिंग एनर्जी, देखो तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, ये जो है तोड़ के निकला, तोड़ा और उसके बाद टकराया। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी लेने के बाद टकराया फिर टूट के बाहर निकला, ये बोल रहा है। तो यहां पे पॉइंट ये है कि एग्जिस्टिंग एनर्जी की जगह एब्जॉर्ब एनर्जी लिखना ज्यादा सही है। मतलब एज्यूम दैट 10% ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, एग्जिस्टिंग एनर्जी की जगह एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, इज लॉस्ट टू द मेटल इन ईच कॉलिजन, तब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो अब जो है आपका क्वेश्चन जो है फिर जो है एग्जैक्ट तरीके से बन सकता है। अब बताइए कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला भाई? एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी है? फोटोन की 13 नंबर वाला जो है, फोटोन की एनर्जी कितना हो जाएगा? एच सी बाय लैम्डा। बेटा ये आया था 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? अब बताइए, अब इसका हम लोगों ने क्या किया था कि जो काइनेटिक, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुआ वो कर दिए थे EP-5, उसको हम लोग 10% घटा रहे थे, है ना? लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा वर्ड चेंज करने पे तब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि यहाँ पे बोला है कि एज्यूमिंग दैट 10% ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, तो कितना एब्जॉर्ब एनर्जी किया हुआ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया। इसका बेटा 10% लॉस हो जा रहा है और तब जाके ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बताइए भाई, फर्स्ट कॉलिजन में कितना लॉस होगा? इन फर्स्ट कॉलिजन, इन फर्स्ट कॉलिजन लॉस कितना होगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए? 10% इसका लॉस हो जाता है, तो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेकेंड कॉलिजन में भी इतना ही लॉस हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हर कॉलिजन में इसका एब्जॉर्ब एनर्जी का कितना परसेंट लॉस हो जा रहा है? 0.31। तो बताइए आफ्टर टू कॉलिजन, आफ्टर टू कॉलिजन, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहा बताइए? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहा बताइए? 3.1 माइनस 0.62, इतना एनर्जी रहा। अब बताइए कितना हो जाएगा? अभी इलेक्ट्रॉन अंदर में ही है, तो ये 3.1 माइनस 0.62 करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए भाई? कितना आ रहा है? 2.48। ठीक है, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी बेटा रहा। अब बताइए, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन को? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या लिखिएगा? वो हो जाएगा आपका, इतना एनर्जी में से आपको खर्च करना पड़ेगा कितना? 5। पाई क्या कर देना पड़ेगा? खर्च कर देना पड़ेगा। तो आपका कितना बन गया? 2.48 माइनस 5, इसका कितना दिया हुआ है? 5 आपका इसका दिया हुआ है 2.2। ठीक है, तो यहां से जो आएगा वो आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा था।
ठीक है जी। तो ये आपका कितना आ गया? अब देखिए कितने कॉलिजन्स के बाद बोला कि कितने कॉलिजन्स के बाद जो है ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हर कॉलिजन में बेटा इतना लॉस कर रहा है, तो आप खुद बताओ। तो 3 कॉलिजन के बाद कितना लॉस कर देगा आफ्टर 3 कॉलिजन? बोलिए। 2 कॉलिजन के बाद इतना हुआ, इसके बाद जो है 3 कॉलिजन के बाद ये एग्जैक्टली जो है 0.31 आना चाहिए था। 0.31 एग्जैक्टली जो है ये कहाँ पे भाई? ये देखो तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पहले में तो इतना हुआ, दूसरे में भी इतना हुआ, तो 0.62। तो ये कितना एनर्जी से गया? ठीक है। तो यहाँ पे जो है आफ्टर ऑलमोस्ट 3 कॉलिजन के बाद जो ये निकलेगा, बताइए इसके बाद नेक्स्ट अगर एक और कॉलिजन करता है तो कितना लॉस हो जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट अगर एक और कॉलिजन करता है तो बताइए कितना हो जाएगा? 0.31 इंटू 3, तो 0.93 आफ्टर थर्ड कॉलिजन। थर्ड कॉलिजन अगर हो रहा है बेटा तो ये कितना लॉस कर देगा? इतना। तो इसका मतलब कितना एनर्जी से निकला होगा बताइए? ये आपका आ जाएगा कितना? 0.31, 3.1 में से 0.93 घटा दो, ठीक है। और उसमें से आपका इसका वर्क फंक्शन दे दिया है, कितना वर्क फंक्शन दिया हुआ है? 2.2। तो बता भाई कितना आ रहा है ये 3 कॉलिजन के बाद? ये बता कितना आ जाएगा? देख लो। तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 0, ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन जो है उसको जो है थोड़ा इस तरीके से सोचना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क था, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 0.0 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि 3 कॉलिजन पे जस्ट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 कॉलिजन अगर कर ले तो बेटा अंदर में ही पड़ा रह जाएगा, है ना। 4 कॉलिजन कर ले, तीसरा कॉलिजन पे भी जस्ट निकल सकता है बाहर। ओके, तो यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ कॉलिजन क्या बोलोगे? नंबर ऑफ कॉलिजन वो आपका हो जाएगा 4। ओके, ये पॉइंट था, समझे। तो क्वेश्चन में बेटा वो चीज को 0.31 होगा। हाँ, तीसरा कॉलिजन में जो है जस्ट 0 आ रहा है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ओके, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा सा बेटा फर्क है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट वही है क्वेश्चन का, और कुछ नहीं। देख भाई, क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कि क्वेश्चन में बोला है कि जो क्वेश्चन है फिर से देखने दो। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 10% ऑफ एग्जिस्टिंग एनर्जी इज लॉस्ट टू द मेटल इन ईच कॉलिजन, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग की जगह बेटा होगा 10% ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, 10% ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी। तब क्वेश्चन में ये चीज को कहना चाह रहा है कि 10% ऑफ जो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वो लॉस्ट हो जा रहा है इन ईच कॉलिजन। तो बताओ पहले कॉलिजन में एच सी बाय लैम्डा कितना हो गया? 3.1। तो फर्स्ट कॉलिजन में लॉस हुआ 0.31, 10% इसका, ठीक है। सेकेंड कॉलिजन में फिर से 0.31। तो बताइए आफ्टर 2 कॉलिजन कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बचा? 3.1 माइनस 0.62, ठीक है। ये आपका आ गया 2.48। अब 2.48 में से ये 2.2 जो है वो लॉस कर देगा, किस लिए? वर्क फंक्शन, है ना, फाइव जो दिया हुआ है। तो इतना एनर्जी से ये निकलेगा। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में जो है एच सी की वैल्यू ये लोग 1240 लेके नहीं चल रहे हैं। ओके, 1240 जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके चल रहे हैं।
हाँ, एससीवी में देखो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया हुआ है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये जो है एग्जैक्टली जो है आप देखोगे यहाँ पे कि तीसरे कॉलिजन के बाद देखिए कितना काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तीसरे कॉलिजन के बाद फिर से 3.31 लॉस हो जाएगा, तो कितना लॉस हो जाएगा तीन कॉलिजन के बाद 0.93। तो बता भाई कितना काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, 3.1 आया, इतना लॉस कर दिया तीन चक्कर में। ओके, और उसमें से 2.2 जो है घटा दो वर्क फंक्शन, तो वहां से आपका कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो आएगा। ओके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन जो है वो कितने होने चाहिए कि अंदर ही रह जाए, चार। ओके, तो चार कॉलिजन अगर होगा तो फिर ये बाहर नहीं निकल पाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? बोल भाई, ये पॉइंट क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्वेश्चन के वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, और कुछ नहीं है। ओके, पहले हम लोग जो वर्ड्स लेके चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग कुछ और बात थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो ब्रेक कर लिया उसके बाद अंदर में टकरा रहा है, ऐसा नहीं हुआ। वो क्या कर रहा है कि एब्जॉर्व करने के बाद अंदर में ही होगा। अश्विन क्या पूछ रहे हो सर, चार क्यों होगा, एक बार और बता दीजिए। देख बेटा, पहले कॉलिजन के बाद, पहले कॉलिजन के बाद कितना लॉस हो गया एनर्जी, 0.31। दूसरे कॉलिजन के बाद कितना लॉस हो गया, 0.62। हर कॉलिजन में 0.31 लॉस होता चला जाएगा। 10% लॉस हो रहा है ना, एब्जॉर्ब एनर्जी का कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 10%। तो पहले कॉलिजन में 0.31, सेकेंड कॉलिजन में भी 0.31। तो बताओ दो टक्कर के बाद कितना काइनेटिक, कितना एनर्जी उसका लॉस हो गया होगा, 0.62। तो बता कितना एनर्जी बचा इलेक्ट्रॉन का, कितना एनर्जी बचा इलेक्ट्रॉन के पास। तो 3.1 था बेटा, इतना ये लॉस कर दिया टकराने में, तो 2.48 बचा। अब 2.48 में से अब बाहर निकलेगा किस एनर्जी से, क्या 2.48 से? नहीं, इसको बेटा कितना एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, 5, जो वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, 2.48 माइनस 2.20, तो ये 0.28 आ जाएगा। ओके, इतना एनर्जी इसको लॉस करना पड़ेगा। ओके, अब बता तीन कॉलिजन अगर हो जाए, तीन कॉलिजन, तीन कॉलिजन अगर हो जाए तो उस केस में कितना हो जाएगा तीन कॉलिजन के बाद। तो बताइए, तीन कॉलिजन में बेटा 0.93 लॉस हो जाएगा। तो बताओ 3.1 माइनस 0.93 माइनस 2.2। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो आएगा ये। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन कॉलिजन पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, किस काइनेटिक एनर्जी से, जीरो। ठीक है बेटा, निगेटिव नहीं, यही यही बोले ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एचसी की वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, 1240। ओके, तो क्वेश्चन में ये लोग 1240 ना लेके 1200 जो है 38 लिया है। ठीक है, कितना लिया है, 1238, सॉरी 1238 बोल रहा हूं, 1242। ठीक है, 1242 लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, तो इसलिए उस केस में अगर आप देखोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट है यहाँ पे। नहीं बेटा, तो तीन कॉलिजन के बाद भी तो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ आ सकता है ना, बाहर तो निकल ही सकता है ना जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ, तीन कॉलिजन के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर ही नहीं निकलने देना है। तो तीन टक्कर के बाद भी निकल गया है बाहर, बस वहां पे पड़ा हुआ है सरफेस पे, सरफेस पे पड़ा हुआ है, और मुझे बाहर ही नहीं निकलने देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार कॉलिजन वो कर ले, चार कॉलिजन के बाद तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इसका मतलब कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, सेकेंड कॉलिजन के लिए 3.1 का 10 पर, बेटा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर कॉलिजन में जो इसका एब्जॉर्ब एनर्जी है उसका 10% लॉस हो रहा है, हर कॉलिजन में। ये नहीं सोचो कि इतना हो गया उसका 10%, ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी आपको मिला एनर्जी उसका 10% लॉस हो जा रहा है हर कॉलिजन में। मतलब कितना एनर्जी लॉस हो जा रहा है, 0.31। ओके, ये बोल रहा है। चलो भाई, रब कर दो इसे।
और सुने फिर से भाई लॉकडाउन लगने वाला है, पता चला तुम लोग को? कल से तो लग भी गया है, रात के 10 बजे के बाद लॉकडाउन। हाँ, पहले वाले सॉल्यूशन को हटा दोगे बेटा, ये वाला सॉल्यूशन रखोगे, और क्वेश्चन में जो है वही है कि लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर था। ओके। हाँ बेटा, लगने वाला है फिर से लॉकडाउन। ओके, तैयार रहिए, फिर से जो है बढ़ने लगा है केसेस, क्योंकि अब ठंड आ रही है ना। आप इसको ऐसे सोचो ना, थोड़ा सा, इसलिए आप सतर्क ज्यादा रहना है। अभी मैं मास्क नहीं पहना हूं क्योंकि अभी मैं अकेले हूं। और ये जो है पॉइंट यहाँ पे ये है, पता है कि यूएस में तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा केसेस था, है ना? कब की बात है? यही आपका जून जुलाई सब के टाइम में। तो उस समय वहां पे ठंड था, वहां पे क्या था, ठंड था, और इंडिया में उस समय क्या था, गर्मी। ओके। तो गर्मी में जो है जनरली क्या होता है कि इस वायरस का टेम्परेचर जो है वो एक्साइटेड होता है कब, जब टेम्परेचर 10 या 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो। उस समय इसका एक्साइटेशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये एक्टिव होता है। ये जो आपका कोरोना, मिस्टर कोरोना है, ओके, सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं? एट 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम पे। तो इसलिए तैयार रहिए कि सतर्क रहना है, घर पे रहना है। ओके। ये तो भाई वैक्सीन आएगा उसके बाद ही खत्म होगा ना। वैक्सीन आ जाएगा अप्रैल तक, अप्रैल तक आ जाएगा वैक्सीन। अभी कुछ फिक्स नहीं है कब तक लगेगा, अभी मतलब प्लानिंग चल रही है, लेकिन देखो नहीं भी लग सकता है क्योंकि इकोनॉमी फिर से क्रैश हो जाएगी। ओके। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गरिमा ने कि मेंस कब होगा। ओके। ये सोचो भाई कब होगा, वैसे कब होता था? जनवरी में, पहला वाला। जनवरी अटेम्प्ट तो अब लग रहा है तुम्हें कि जनवरी में होगा? सोचो जरा, तो मुश्किल है। ओके। जनवरी अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। आपका ये हो सकता है कि जनवरी और अप्रैल वाला अटेम्प्ट एक महीने के गैप के अंदर हो। ओके। मतलब मार्च या अप्रैल के बीच में दोनों हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा सफिशियंट टाइम मिल गया है एक्स्ट्रा। ओके। नहीं होगा तो दो अटेम्प्ट, जो रूल्स है तुम्हारे लिए, रूल को चेंज नहीं किया जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम लोगों के साथ बेईमानी होगी कि बाकी वाले लोगों को जो है दो अटेम्प्ट दिया गया, आपको एक अटेम्प्ट, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे लिए भी दो एग्जाम ही होंगे, दो अटेम्प्ट। ओके। लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो सकता है। अभी जैसे आज जनवरी और अप्रैल में हो रही थी, हो सकता है कि मार्च और अप्रैल कर दे, या हो सकता है अप्रैल और मई कर दे। ओके, तो वो तो डिपेंड करेगा। अभी सोचो कि अभी जाके नया सेशन स्टार्ट हुआ है, बीटेक का फर्स्ट ईयर का, जो अभी जाके स्टार्ट हुआ है, अब जाके एडमिशन फाइनलाइज हुआ है, जबकि हो जाना चाहिए था कब, जून जुलाई में हो जाता है। ओके, तो अब क्या करोगे? अब तो ये तो भाई भगवान के आगे तो भाई सब कुछ नहीं चलता है ना? बोर्ड की प्रैक्टिकल डेट आ गई है। ओके, वेरी गुड, आ गई है तो ठीक है। और आई होप कि अगर आ भी गया है तो फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, उसके लिए आप श्योर रहिए। तो आगे बढ़ते हैं फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आओगे, 16। देखिए क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड using three different metal plates PQR having work function 2 electron volt, 2.5 electron volt and 3 electron volt respectively. A light beam containing wavelength of 550 nanometer, 450 nanometer and 350 nanometer with equal intensity, ध्यान देना बात पे, with equal intensity, तीनों का intensity सेम है, illuminates each of the plate. Discuss about IV graph. देखिए भाई, तीन मेटल प्लेट्स है आपके पास, एक पी, इस पे लाइट आ रही है, किस किस वेवलेंथ की है? 550 नैनोमीटर,
450 नैनोमीटर और 350 नैनोमीटर। ठीक है, इसका बेटा वर्क फंक्शन आपको दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5p आपका दे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आइए भाई क्यू पे। क्यू क्या आपका दे दिया है 5q, कितना 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आर का दे दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीनों के लिए भाई इंटेंसिटी सेम है, सबका इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, इस पे भी वही 3 लाइट्स आ रहे हैं और इस पे भी यही है 3। तो बोल रहे हैं आपसे कि आईवी ग्राफ को डिस्कस करें। आईवी का मतलब करंट। ठीक है, तो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। देख भाई, सबसे पहले इसके लिए देख ले, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ यहाँ पे 450, इसके लिए जो है वर्क फंक्शन इतना हुआ, तो इसका एनर्जी कितना हुआ पहले वाले का, hc/लैम्डा। तो पहले वाले से पहले ये देख लो बेटा, चेक कर लो कि सारा ये तीनों वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा कि नहीं। ओके, तो बताइए पहले वाला 350 वाले के लिए देखो तो कितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यहां से जो निकला होगा इलेक्ट्रॉन वो किस एनर्जी से, तो क्या बोलिएगा इसका काइनेटिक एनर्जी K1 क्या हो जाएगा hc/लैम्डा -5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1240 डिवाइडेड बाय 350 -2, कितना आएगा भाई ये, तो ये आपका आ जाएगा कितना 35, 124/35 कितना आ रहा है बेटा बताओ जरा, 135 बाई 124/35 कितना आ रहा है 3.4। ओके, तो 3.4 -2 दैट इज इक्वल टू 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए hc/लैम्डा 1240 बाय 450 -2। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से, ये बेटा 3 आ जाएगा ऑलमोस्ट, नहीं 3 से कम आएगा, ये 2.8 के आसपास आएगा, तो ये आपका कितना हो गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 2.7 आ रहा है, चलो ठीक है 2.7, तो 0.7 आ जाएगा ये। और तीसरा वाला थर्ड वाले से जो निकला होगा उसके लिए अगर चेक करें तो hc/लैम्डा 1240 डिवाइडेड बाय 550 -2, बता भाई कितना आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा आपका 2.2 -2 आएगा, तो 2.2 आ रहा है। तो तीनों से बेटा आ रहा है, तीनों के केस में पॉसिबल है। तो यहां पर जो लाइट इंसिडेंट हो गई होगी तो तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है, ऑल आर एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसके लिए देख, बता जरा, सामने में तुम्हारा पड़ा हुआ है देख सकते हो, बताओ इस केस में कौन कौन सा लाइट इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पा रहा होगा, देख सकते हो 3.4, 2.7, 2.2। तो बेटा ये बताओ 2.2 जो है मतलब 550 वाला, क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, सिर्फ ये दोनों निकाल पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, यहां से निकल रहा होगा और इससे। ओके, और बता भाई आर के लिए तो और ज्यादा है, आर के लिए तो देख 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, तो इसके लिए कौन सा, ओनली 1। ठीक है, सिर्फ ये निकाल पा रहा होगा, समझे बात को। तो बताओ भाई ग्राफ की अगर बात की जाए तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, यहां पे बेटा मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखिए आई वर्सेस वी का ग्राफ कैसा बनेगा बताइए, आई वर्सेस वी का ग्राफ। तो इसके लिए बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकल रहे होंगे, तो इसके लिए सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा होगा,
किस केस के लिए? पी के लिए, ठीक है। तो पी के लिए सबसे ज्यादा सैचुरेशन करंट होगा, तो पी का सबसे ऊपर होगा। ओके। क्यू के लिए अगर बात की जाए तो क्यू के लिए इसके नीचे होगा, और आर के लिए सबसे नीचे। तो ये आपका हो गया पी के लिए, ये क्यू के लिए, ये आर के लिए। ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे अभी? हो गया? हाँ, इंटेंसिटी इक्वल है ना, तो इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि ऐसे मत सोचो आई वाला 3 है, इसके लिए 3i हो गया इंटेंसिटी, इसके लिए बेटा 2i हो गया। आई आई और आई, 3i वाला है, तो इसके लिए 2i और इसके लिए i। तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे ना, तीनों लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसमें 2 ही लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसमें एक ही। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका हुआ? थर्ड वाले का, पी वाले का। पी वाले केस में सबसे ज्यादा होगा पहले वाले में, उसके बाद सेकेंड वाले में, और सबसे कम लास्ट वाले में। चलिए लिख लीजिए इसको।